ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। कृषि जगत कार्यक्रम में मैं दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओ, आज का विषय है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और इस विषय को विस्तार से समझने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडिशनल पीसीसीएफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट श्री देविंदर दलाई जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के ईटानगर के स्टूडियो में। सर, आज हमारा टॉपिक है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। सर, सबसे पहले तो आप हमें और श्रोताओं को बताइए थोड़ा कि हैबिटेट क्या है। जी, देखिए, आपको पता होगा जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश इज ए फॉरेस्टेड स्टेट जी। यहाँ पे 80% एरिया जो है फॉरेस्ट ग्रीन कवर में है। तो हैबिटेट लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत वैरायटी, बहुत स्पीसीज, बहुत जीनस का वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे, दिस एरिया बहुत रिच है, वाइल्ड लाइफ से बहुत रिच है। और जैसे ह्यूमन बीइंग है ऐसे वाइल्ड लाइफ भी ऐसे है। उनका पसंद जो ऐसे होता है, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अलग अलग प्रजातियों का जानवर जो वहां पे रहते हैं। ऐसे अरुणाचल में भी, अरुणाचल का अगर सी लेवल देखोगे तो ईटानगर का सी लेवल से लेके आपका तवांग तक बहुत एरिया अलग है, क्लाइमेटिकली वेदर वाइज बिल्कुल अलग है। तो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर हैबिटेट जिसको बोलते हैं, चाहे वहां का फॉरेस्ट स्पीसीज हो या तो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, वो बिल्कुल एक एनिमल के लिए पर्टिकुलर होता है। वो एनिमल दूसरे जगह में सरवाइव नहीं कर पाएगा। जी सर, तो ये हैबिटेट हमें किस प्रकार बेनिफिट देता है? मतलब हैबिटेट से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? हैबिटेट अगर बैलेंस्ड हैबिटेट है जी, तो आपको बिल्कुल सरल भाषा से मैं अगर बोलूं, अगर एक फॉरेस्ट एरिया में डिफरेंट स्टोरीज होता है, ग्राउंड में कौन सा प्लांट्स होना है, मिडिल स्टोरी में कौन सा प्लांट होना है और अपर स्टोरी में कौन सा प्लांट होना है, हर एरिया के लिए अलग अलग होता है स्पीसीज। अगर ये बिल्कुल बैलेंस होता है, वहां का रहने वाले जो जीव जंतु है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो लोग भी उसमें सुरक्षित रहेंगे। और आपको पता होगा कि अगर फूड चेन हम देखेंगे, पूरा एंटायर इकोसिस्टम का फूड चेन, तो उसमें ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में बहुत जो है लिंक है। तो अगर आपका हैबिटेट अगर बैलेंस्ड है तो इसका मतलब इकोसिस्टम जो है स्टेबल है। और इकोसिस्टम अगर स्टेबल है, डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो सेफ। क्योंकि आप अगर देखोगे, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, टाइगर को हम बोलते हैं कि इकोसिस्टम का बिल्कुल एपेक्स में रहता है। उसके बाद जो है उसके नीचे आता है कि हर्बीवोर्स होता है। उसके नीचे जो है प्रोड्यूसर्स, मतलब प्लांट्स रहते हैं। तो ये सारा चीज एक फूड चेन जो है बिल्कुल बैलेंस फूड चेन रहता है। जब प्रकृति में ये फूड चेन बैलेंस रहेगा तो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो सेफ एंड सिक्योर्ड। तो सर, जैसा आप बोल रहे हैं बैलेंस्ड हैबिटेट, क्या वो पाया जाता है अभी इस समय, आज के युग में बैलेंस हैबिटेट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आज के दिन में अभी भी अगर अरुणाचल का कंटेक्स्ट में बोलूं तो बहुत सारा ऐसे एरिया जो ह्यूमन बीइंग वहां पे पहुंचते ही नहीं, इट इज वेरी रिमोटली लोकेटेड। लेकिन अगर पूरा कंट्री का सिनेरियो अगर मैं बोलूं, पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो बोलूं, आपको पता है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है दिन ब दिन जो है ये एक्सपैंड करता जा रहा है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपैंड करता है, क्योंकि हमारा लैंड तो लिमिटेड है जी। अगर पूरा कंट्री का अगर मैं बात करूं, पूरी कंट्री जो है, पूरा वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया, उसका खाली 2.4% हमारे पास लैंड है जी। भारत की बात कर रहा हूं। लेकिन वही 2.4% एरिया में आपका 16 to 18% ह्यूमन पॉपुलेशन है पूरा वर्ल्ड का। मतलब एवरी 6%, पूरा वर्ल्ड का एवरी 6% इज एन इंडियन। तो 16 से 18%, ऑलमोस्ट लाइक 20% पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन पूरा वर्ल्ड का इंडिया में है। और आपके पास एरिया खाली 2.4% है। तो बिल्कुल दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जैसे जैसे दिन आगे आगे जाएगा, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, धीरे धीरे लैंड मास तो बदलेगा नहीं, लैंड मास तो बड़ा होता नहीं जाएगा हमेशा के लिए। तो धीरे धीरे उसके ऊपर प्रेशर होगा। और प्रेशर जब होगा, हम क्या करेंगे कि हमारा सिटी को एक्सपैंड करेंगे, हमारा गांव को एक्सपैंड करेंगे। फिर हमारा फुटप्रिंट जो है कहां पे जाके पड़ेगा, जाके जंगल में। तो एंड इट विल डेफिनेटली लीड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हम खेती के लिए जंगल को काटेंगे, हम रोड बनाने के लिए जंगल को काटेंगे, बाकी सारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए जंगल को काटेंगे। और वहां पे जो वो हैबिटेट में सर्वाइव करने वाली जो स्पीसीज,
उनका फिर हैबिटेट डिस्टर्बेंस होगा, वो फिर इधर उधर जाके फिर अपने आप को रीएडजस्ट करेंगे सिस्टम में। जी सर, जैसा आप बता रहे हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो और क्या रीजन है, थोड़ा और डीप में हमें समझाइए। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मेन रीजन तो है कि हम तो डेवलपमेंटल काम करें, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया कि ह्यूमन पॉपुलेशन का प्रेशर है। हमेशा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इलीगल है जरूरी नहीं है, लीगल भी होता है कि क्योंकि हमारी मजबूरी है। सपोज हमको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाना है फॉर एनी रीजन, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाना है, तो वो तो हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, बट एट द सेम टाइम इलीगल डिस्ट्रक्शन भी होता है इन द फॉर्म ऑफ सपोज एनक्रोचमेंट्स। कुछ लोग जो है जंगल को काट के एनक्रोच करने लगे हैं, कुछ लोगों ने जंगल को काट के फायर करने लगे हैं फॉर कल्टीवेशन पर्पज। तो दीज आर ऑल द रीजन फॉर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। लोग जो अपना नीड को पूरा करने के लिए जंगल के ऊपर प्रेशर करेंगे और इन द बार्गेन क्या होगा कि वो हैबिटेट डिस्ट्रॉय ही होगा। सर लेकिन आज के डेवलपमेंट के लिए, आने वाले कल के लिए डेवलपमेंट तो जरूरी भी है, तो ये हम मैनेज कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो कम जगह है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और डेवलपमेंट भी चाहिए, तो ये मैनेज कैसे होगा। बिल्कुल सही बताया आपने। इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास उसका मैकेनिज्म है। वी हैव लॉ, वी हैव एक्ट, लॉ एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में सपोज आपको एक एरिया में एक प्रोजेक्ट लाना ही है और वो प्रोजेक्ट वहां पे आना बहुत जरूरी है फॉर ह्यूमन सस्टेनेंस, ह्यूमन सर्वाइवल, फॉर व्हाटएवर। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, वो परमिशन अगर जब ग्रांट होता है कि ये एरिया में ये रोड जाएगा या तो ये प्रोजेक्ट आएगा, फिर क्या करते हैं हम, उसमें जो डैमेज होता है उसका फिर मिटिगेशन मेजर्स भी लेते हैं। उसको मिटिगेट करने के लिए कैसे वो डैमेज का इम्पैक्ट को कम किया जाए, इसलिए मिटिगेशन मेजर्स लेते हैं, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन करते हैं, प्लस एक नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है उसका जंगल का। तो एनपीवी के तहत भी बहुत सारे एक्टिविटीज हम करते हैं वहां पे जंगल में, ताकि एक छोटा सा एरिया अगर डाइवर्ट हुआ फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट और कोई डेवलपमेंटल काम के लिए, लेकिन उसमें मिटिगेशन मेजर्स भी उतना ही लेते हैं, जो जंगल का जो डैमेज हुआ उसको हम भरपाई कर पाएंगे या तो उसको कंपेंसेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि हो सकता है एक बड़ा घना जंगल है और उसके थ्रू से एक रोड जा रहा है, हाईवे। हाईवे जाना भी जरूरी है क्योंकि हाईवे तो कनेक्ट करता है एक सिटी से दूसरा सिटी। तो बीच में अगर जंगल, इतना इम्पोर्टेंट जंगल है कि वहां पे एक कोई पर्टिकुलर स्पीसीज का हैबिटेट है, चाहे टाइगर का हैबिटेट हो, एलिफेंट का हैबिटेट हो, लेपर्ड का हैबिटेट हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें अंडरपास भी बना देते हैं। जंगल के थ्रू से नहीं जाके जंगल का जंगल रहेगा, लेकिन नीचे से अंडरपास होके चला जाएगा। या तो कोई एक पर्टिकुलर पैच होता है जंगल के अंदर कि वहीं पे वो एनिमल का कॉरिडोर होता है, एनिमल क्रॉसिंग होता है, तो वहां पे या तो फ्लाईओवर बना देते हैं। तो दीज आर ऑल द मिटिगेशन मेजर। जहां जहां पे भी डैमेज होने का स्कोप है उसको मिटिगेट भी किया जा सकता है, उसका भी स्कोप भी हमारा एक्ट में, रूल में वो सब भी है। तो सर जो ये कॉरिडोर आप बोल रहे हैं कि वो भी कॉरिडोर भी बनाया जाता है, तो उसमें क्या सॉइल या जो लैंड है वो हार्म नहीं होता? नहीं, कॉरिडोर मतलब जो है, कॉरिडोर में ऐसा नहीं कि हम ह्यूमन कॉरिडोर जैसे कंक्रीट का बनाते हैं, ऐसा नहीं है। कॉरिडोर मतलब जो है वो एक एनिमल का जो है, आप देखोगे कोई भी जंगल में आप जाओ, देखोगे हाथी रोज इधर से ही जाता है पानी पीने के लिए और दूसरा रास्ते से कभी जाएगा ही नहीं। जंगल में आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एनिमल, एक पर्टिकुलर बर्ड इसी एरिया में ही दिखता है। इसका मतलब वो जो पैच यूज करता है जंगल में, उसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। वो कॉरिडोर में ऐसा नहीं कि कंक्रीट में कुछ बनाने की जरूरत है जी, क्योंकि जंगली जानवर के लिए आप कुछ बनाने की देने की जरूरत नहीं, वो अपना रास्ता खुद ही बनाएंगे। लेकिन उनका आने जाने का जो रास्ता है, रेगुलर बेसिस पे जो यूज करते हैं, वो रास्ते में अगर हमको कुछ डेवलपमेंटल काम करना पड़ेगा तो हमको उसमें मिटिगेशन मेजर्स तो जरूर लेना ही है जी। और सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक टर्म यूज किया, फॉरेस्ट फायर, जंगलों को जलाते हैं, तो फॉरेस्ट फायर क्या है, कारण क्या है, लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? फॉरेस्ट फायर जो है, जंगल को जितना फैक्टर्स अफेक्ट करता है, डैमेज करता है, सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली फैक्टर जो है वो है फायर जी। फॉर वेरियस रीजन्स फॉरेस्ट में फायर होता है, जिसमें नेचुरल रीजन भी होता है, जैसे लाइटनिंग वगैरह होता है, बिजली गिरती है तो लाइटनिंग होता है, तब भी फॉरेस्ट में फायर होता है। आप अभी सुना होगा, बेसिकली कोनिफरस फॉरेस्ट में जहां पे लिग्निन कंटेंट जो है पेड़ में बहुत ज्यादा होता है और इमीडिएटली कैच करता है फायर। आप अगर हिमाचल में कभी
उत्तराखंड में ये सब सुने होंगे, बड़ा वास्ट फॉरेस्ट फायर हुआ जी। क्योंकि वहां पे जो है उनका पाइन स्पीसीज जो है, तो उसका लिग्निन कंटेंट की वजह से इमीडिएटली कैच करता है फायर जी। तो नेचुरल रीजन भी हो सकता है, उसके साथ साथ मैनमेड रीजन भी होता है। मैनमेड रीजन क्या है फॉरेस्ट फायर का? कुछ लोग जो है थोड़ा सा बेपरवाह होके, केयरलेस होके अपना बीड़ी सिगरेट पी के ऐसे ही उसको नहीं बुझा के छोड़ के चले जाते हैं जंगल में, जिसकी वजह से बड़ा आसानी से स्प्रेड होता है फॉरेस्ट फायर। जी। कभी कभी जो विलेजर्स हैं, जंगल के साथ ही जो लोग रहते हैं, अपना कैटल भी ग्रेजिंग कराने के लिए जंगल में लेके जाते हैं। और आपको पता है ये विंटर के बाद जो है इमीडिएटली पतझड़ होती है ना जी, पतझड़ होती है तो बड़ा थिक लीफ लिटर जो है जमा हो जाता है फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर। उसको भी डेलिबरेटली फायर करते हैं जलाने के लिए, ताकि ये अगर जल जाएगा तो नया ग्रासेस वहां पे आने लगेगा और नया ग्रासेस जो है उनका कैटल ग्रेजिंग करने के लिए काम आएगा। और कभी कभी ये जो फायर होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है जी। उसको करते हैं जनरली कंट्रोल करने के लिए, इतना एरिया में पैच में जलाने से वहीं पे घास आएगा। लेकिन कभी कभी बिकॉज ऑफ सम केयरलेसनेस ये कंट्रोल से बाहर चला जाता है और उसको जो है दैट लीड्स टू फायर। जब तक जमीन पे फायर है तो तब तक तो ये कंट्रोलेबल होता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर फायर जी। लेकिन धीरे धीरे जब फायर ऊपर उठ के क्राउन को पकड़ लेगा, क्राउन फायर बोलते हैं, क्राउन फायर जो है बहुत भयानक होता है और खाली जंगल को नुकसान नहीं करेगा, जंगल में रहने वाले सारे जानवर को भी नुकसान करेगा। प्लस पॉसिबिलिटी है अगर वो शहर के पास है या तो गांव के पास वो जंगल है तो उसका इम्पैक्ट तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी होगा जी। बहुत से जीव जंतु भी मारे जाएंगे। दूसरी बात है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है जी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी फॉरेस्ट फायर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अगर वो हीट जनरेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा एंड इन द प्रोसेस इट विल वार्म अप द एंटायर एरिया ऑल्सो। जी। कहीं कहीं बहुत ज्यादा गर्म जो इलाका होता है वहां भी जंगलों में फायर कैच कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जहां पे ज्यादा बारिश है वहां पे चांसेस कम है, स्कोप कम है, लेकिन जो ड्राई एरिया तो ज्यादा वल्नरेबल होता है फिर। जी। और सर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है इंसानों पे? जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग नष्ट कर रहे हैं हैबिटेट, उसका क्या इम्पैक्ट? मैं आपको बताया ना पहले कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करने से इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट ओनली द वाइल्ड लाइफ जी, लेकिन ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो इनडायरेक्टली सफर तो करते हैं उसमें। हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने से ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो ही बिगड़ जाता है। इकोसिस्टम का सपोज फॉर एग्जांपल में जैसे बतला कि आपका फूड चेन का टॉप में जो है टाइगर है जी, लेकिन एक जंगल में पहले टाइगर हुआ करता था तो लोग जो टाइगर के डर से जो है वो एरिया में जंगल में नहीं जाते थे लकड़ी वकड़ी काटने के लिए। वहीं पे अगर आप आज बता देंगे ये जो जंगल में जो टाइगर रहता था आजकल 3 साल से दिखा नहीं या रहता नहीं, तो लोग जो है बिना डर का जंगल के अंदर घुसेंगे। और जंगल से आप देखोगे बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया से वाटर का सोर्स स्टार्ट होता है जंगल से पहाड़ से। तो जब हम वहां पे जाके टाइगर के डर से हम जंगल नहीं जाते हैं और जंगल नहीं जाने से वहां पे टिम्बर वगैरह हम कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये किसी को अगर भरोसा हो जाएगा यहाँ पे तो कोई टाइगर नहीं है या तो कोई जंगली जानवर नहीं है, लोग पेड़ काटना शुरू करेंगे और उसके वजह से क्या होगा कि आपका पानी का जो सोर्स है, पानी का सोर्स भी धीरे धीरे ड्राई अप होगा जी। कहीं ना कहीं लोगों को भी बहुत नुकसान है। बहुत ही नुकसान है। फिर भी लोग मतलब काट रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने नेचर को। ये इतने जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों आ रहे हैं? इतने डिफरेंसेस हैं ह्यूमंस में, इंसानों में और वाइल्ड लाइफ में, इतने डिफरेंसेस क्यों आ गए हैं? बहुत सही बोला आपने। पहले के टाइम पे लोग काफी रिस्पेक्ट देते थे जीवों को, अब वो रिस्पेक्ट भी नहीं है। मैं जैसे बताया आपको कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है जी, और जंगली जानवर जो है वो हमारा घर पे नहीं आते हैं जी। हम लोगों का एक बाउंड्री था, बाउंड्री के अंदर हम थे, बाउंड्री के अंदर वो भी थे और धीरे धीरे हम लोगों ने वो बाउंड्री को तोड़ के हम उनके हैबिटेट के अंदर घुसने लगे हैं। जब हम उनका हैबिटेट के अंदर घुसेंगे तो डेफिनेटली दिस इज वेरी ऑब्वियस कि एनिमल जो है दे विल स्ट्रे आउट ऑफ देयर हैबिटेट। जैसे फॉर एग्जांपल लेपर्ड के लिए अगर भरपूर खाना होगा जंगल के अंदर, वो तो कभी नहीं चाहेगा जंगल विलेज में आने के लिए, गांव में आने के लिए कभी नहीं चाहेगा, वो तो कंफर्टेबल अंदर रहेगा। वो हिरन शिकार करके खाएगा, सांबर शिकार करके खाएगा, वो खुश रहेगा अंदर जी। लेकिन हम उसका एरिया को इतना डिस्टर्ब कर दिए, उसका हिरन भी वहां पे दिखता नहीं और हिरन के पीछे पीछे ढूंढते
वो कहाँ पे आके पहुंचता है, आके गांव में पहुंचता है, गांव पे आके फिर कैटल लिफ्टिंग करता है, गांव पे आके जो है या तो छोटा बच्चा को लिफ्ट करता है. दैट सिनेरियो मे नॉट बी हियर राइट नाउ इन अरुणाचल, लेकिन बाकी कंट्री का बाकी जगह में तो है ही. और दिस इज ए फैक्ट, क्योंकि हम उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. वो बेचारा और उसके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वो तो बाहर आएगा ही आएगा जी. नहीं तो मैं आपको बोल देता हूँ, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है, जंगली जानवर, जो ह्यूमन हैबिटेशंस में आना पसंद करते हैं. वो बिल्कुल वहीं पे अपने जगह में रहना चाहेंगे, प्रोवाइडेड हम उसका हैबिटेट को भी सिक्योर करके रखें. सर, ये जो आपने बताया कि कुछ वाइल्ड लाइफ है, कुछ ऐसे जानवर है जो आ जाते हैं ह्यूमंस के पास भी. कुछ न्यूज में मैंने सुना भी कि किसी ऑफिस में आ गया, शेर आ गया या कुछ आता है. हाँ, जो थोड़े जंगल के पास होते हैं. Yes. तो सर ये जो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कुछ इसके कुछ मेजर्स बताइए कि उनका भी हैबिटेट मेंटेन रहे और हमारा भी जो हैबिटेट है हम भी मेंटेन रहे. यस, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का कुछ प्रोग्राम भी चलता है जी. कुछ प्रोग्राम चलता है जंगल के साथ साथ गांव में जो लोग रहते हैं, तो हम लोग उसको इको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बोलते हैं. इको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मतलब जो है वो गांव वालों के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ प्रोग्राम करता है, उनको कुछ हेल्प भी देता है कि आप लोग जंगल में जाके पेड़ नहीं काटना है. लोग क्यों काटते हैं कि कुछ एक लोग जो है सही में वो गरीब है, उनके पास चूल्हा के लिए पैसा नहीं है, गैस के लिए पैसा नहीं है, वो लकड़ी काट के लेके आने से उनका घर चलता है. तो हम लोग को इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज के थ्रू से उनको गैस का चूल्हा देते हैं या तो प्रेशर कुकर वगैरह देते हैं, जो एनर्जी सेविंग कुकिंग एप्लायंसेस ये सब देते हैं. तो और उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि जंगली जानवर बचाने का काम खाली डिपार्टमेंट का नहीं है, जंगली जानवर बचाने का काम आप लोगों का भी है. फिर उसमें भी फिर हम लोगों का हाथ बटाते हैं वो जी. तो लोगों का भी बड़ा रोल है इम्पोर्टेंट. उनको खाली समझने से नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी की बात है, उनका भी डे टू डे सर्वाइवल की बात है. तो इसलिए उस टाइप का प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है कि हम इको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के थ्रू से अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, और जिनके थ्रू जो है हम लोगों को अवेयर करते हैं कि उनको पता है जंगली जानवर को बचाना जरूरी है, उनको पता है, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनका घर में चूल्हा कैसे जलेगा अगर वो जंगल नहीं जाएंगे तो उसका अगर हम कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे, उनका अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेटली दे विल आल्सो बी विद द डिपार्टमेंट. जी सर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है. तो ऐसा कुछ सर जो आप हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे, कुछ ऐसा रह गया हो जो आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अगर वन लाइन मैसेज देना चाहूंगा तो मैं तो बोलूंगा, इफ दे सर्वाइव, दे के ब्रैकेट में वाइल्ड लाइफ, इफ दे सर्वाइव वी सर्वाइव टू. हमको अगर खुद को अगर जिंदा रहना है तो हमको चारों तरफ जो है हमको देखना पड़ेगा कि एंटर इकोसिस्टम में सारे स्पीसीज, सारा एनिमल, सारा बर्ड, सारा प्लांट्स, सारा एंटर इकोसिस्टम अगर सिक्योर्ड है, सेफ है, फिर ह्यूमन बीइंग भी सेफ होगा. एक रिसेंट एग्जांपल तो है ही आपके पास, कोरोना जैसे आया था तो थोड़ा सा कुछ बिगड़ गया एंटर इकोसिस्टम में. एंटर जो मैनकाइंड इतना ट्रॉमेटाइज हो गया. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इट्स एन आई ओपनर जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए, कि इट इज नॉट कि हम खुद ही खाली सरवाइव करेंगे, और जैसे वो वायरस का कोई अल्टरनेट होस्ट कोई था ही नहीं, तो उन्होंने ह्यूमन बीइंग को होस्ट बना लिया. तो इसलिए सारा जानवर, सारा एनिमल, सारा बर्ड, सारा इंसेक्ट्स, सभी लोग अगर अपना अपना जगह में पोजीशन में अगर ठीक ठाक रहेंगे, ह्यूमन बीइंग भी सेफ रहेगा. तो इसलिए मेरा वन लाइनर मैसेज होगा, इफ दे सर्वाइव वी सर्वाइव टू. जी सर, आपने तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, और उम्मीद करते हैं कि आज की इस विषय में लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा. सर, क्योंकि अब समय की कमी हो चुकी है, ये जो आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम है, हम आ चुके अपने अंतिम पड़ाव में. सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. श्रोताओं, इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. नमस्कार.